जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। मैं आपका साथी मिस्टर कुमार। हम इस क्लासेस में परिचर्चा कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हमने ब्रिटेन के वाणिज्य काल की नीति को समझा और उसके पश्चात औद्योगिकरण की नीति पर मैंने आपसे चर्चा करी कि किस तरह से उस औद्योगिकरण नीति के माध्यम से अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के हिसाब से और भारतीय लोगों का कैसे दमन किया, शोषण किया और इनके साथ साथ भारतीय कृषि पर उसके क्या क्या नकारात्मक परिणाम हो सकते थे, उन सभी विषयों पर मैंने आपसे चर्चा किया। हमने ब्रिटेन के जो रेलवे व्यवस्था थी, जो रेलवे का विकास था, उस पर आकर के क्लास आपकी फिनिश्ड कर दी थी। ठीक, आज की क्लासेस में हम रेलवे से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक चीज़ें आपकी कवर हो सकती हैं। तो चलिए देर ना करते हुए मैं कहूँगा कि आपसे आप चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी हुई अपडेट आपको मिलती रहे और आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहे, कनेक्ट में रहें, हमारा गाइडेंस आपको मिलता रहे और आप अपनी परीक्षा को सफलतापूर्वक सुनिश्चित कर सकें। तो बात करें कि भारत में औद्योगिकरण में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के समय जो आर्थिक नीति थी, उस समय अंग्रेजों ने यातायात के साधन को ध्यान में रखते आधुनिक यातायात संचार के साधन से रेलवे व्यवस्था को शुरुआत किया। इस रेलवे के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों परिणाम आपको नजर आएंगे। पॉजिटिव यह है कि सर बाद के समय में भारत आज इसका उपयोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है, सदुपयोग कर रहा है और विश्व में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। वही नकारात्मक इसके कई ऐसे परिणाम थे उस तत्कालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए। चूंकि अंग्रेजों का मूलभूत उद्देश्य था कि भारत को मंडी के रूप में तब्दील करना, इस समय के शासनकाल औद्योगिकरण जो कि आपका 1813 से 1856 तक होता है। यहां पर इन्होंने कच्चे माल का एक्सपोर्ट किया, तैयार माल का इंपोर्ट किया और जो आंदोलन हो रहे थे, कोई अगर ऐसा मूवमेंट होता, उस मूवमेंट को खत्म करने का, दबाने का प्रयास किया। ये अपनी सेना भर करके उस क्षेत्रों में भेज देते जिसके चलते उसका खात्मा किया जा सकता था, उसको समापन किया जा सकता था। सर्वप्रथम आप सभी जानते हैं कि डलहौजी ने भारत में रेलवे के निर्माण की आर्थिक और राजनीतिक महत्व को उजागर करने का प्रयास किया। फिर 1853 में भारत में पहली जो रेल थी दिल्ली शुरू हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं 1833 के आसपास भारत में रेल लाइन बिछाई जा रही थी। और ये झारखंड वाले हल्दिया वाले क्षेत्र में, कहां पर? झारखंड हल्दिया वाले रीजन में इन क्षेत्रों में ये आपको देखने के लिए मिल रही थी। इसके साथ साथ भारत में पहली जो रेल लाइन थी, जो पहली ट्रेन थी, उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी पहली रेल थी, ठीक है।
और ये मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और इसकी लेंथ थी लगभग 34 किलोमीटर और शासनकाल था डलहौजी का। क्लियर? चलिए सर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। डलहौजी ने इस दृश्य को भारत में उजागर किया। मैं आपको महोदय एडवांस भी चीज़ें देता हूँ जो इस पीपीटी के अंदर आपको नहीं मिल रही हैं, जो मेरे मस्तिष्क में है, जो मैंने सीखा है। मेरा उद्देश्य मूलभूत रहता है कि मैं आपके समक्ष अपने इस नॉलेज को शेयर कर सकूं। तो डलहौजी ने सबसे पहले इसको आगे लाया। 1853 के बाद रेलवे के निर्माण मार्ग में प्रस्तुत हुआ और 1853 से 1869 तक के बीच में रेलवे का निर्माण 2 कंपनियों के हाथों में था। एक थी ईस्ट इंडिया रेलवे और दूसरी थी ग्रेट इंडियन पेनिपुलर्स रेलवे की स्थापना की गई। 1869 ईस्वी में भारत सरकार ने रेलवे का कार्य अपने हाथों में ले लिया। आप कहोगे सर ये भारत सरकार, जो ब्रिटेन की भारत सरकार थी उसने अपने हाथों में इस काम को ले लिया था। पुनः 1880 के बाद रेलवे निर्माण का कार्य सरकार तथा और निजी उद्यमों दोनों के अंतर्गत किया जाना स्टार्ट कर दिया गया। फिर भी से उठता है कि सर भारत में रेलवे के क्या क्या लाभ हैं। पहला सर बाजार का एकीकरण हुआ। जब ये बाजार का एकीकरण हुआ तो थोड़ा सा आप भारत के मैप पे थोड़ी निगाह डालिएगा तो आपको चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। आपको चीज़ें और नज़र आ जाएंगी सर। ये इंडिया है सर और यहाँ पर है सर आपकी मुंबई। क्या है सर? यहाँ पर मुंबई है। अब मान लीजिए यहाँ तक पहुँचे, बंगाल के रीजन तक, यहाँ तक, तो यहाँ कई जगह के व्यक्ति जो हैं, किसान जो हैं, अब मिलेंगे यहाँ पर आके। इधर मान लीजिए अवध के किसान आ जाएंगे, इधर बंगाल के किसान आ जाएंगे, इधर आप देखोगे जो उड़ीसा के वो किसान आ जाएंगे, आंध्रा के किसान चले जाएंगे, और यहाँ आप देखोगे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के किसान चले जाएंगे, और इधर वाले क्षेत्र के, तो कई किसान यहाँ पर आएंगे। और जब ये किसान एक साथ मिलेंगे तो इनमें चर्चा भी होगी, इनके जो संबंध हैं वो भी निखरेंगे और उनको पता चलेगा कि आपके प्रांतों में क्या क्या हो रहा है। ये जरूर पता चलेगा आपके प्रांतों में क्या क्या हो रहा है। वहाँ पर अंग्रेजी सरकार की हुकूमत की कौन कौन सी नीतियाँ लागू हो रही हैं, आपका प्लान क्या है, आप कब युद्ध करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, आपके यहाँ के क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारी बातें। इससे भारत के लोगों के अंदर एकता की भावना भी विकसित हुई। रेलवे एवं यातायात के साधनों द्वारा विकास के पहलुओं पर भारत के दूर दराज क्षेत्रों का आसपास में जुड़ाव हुआ, जिसके कारण अनजाने ही सही लेकिन भारत में राजनीतिक एकीकरण पर बल जरूर मिलना शुरू हो गया। बाष्प चलित इंजन के प्रयोग ने भारत में अनजाने ही आधुनिक फैक्ट्री उद्योग का मार्ग भी खोल दिया, जो आगे चल के आपको आज विकसित भारत की एक सूची के अंतर्गत दिखाई देता है। उसके साथ साथ इस रेलवे के उद्देश्य तो आप सभी जानते ही हैं। इसका उद्देश्य एक तो यही था कि दूर दराज के क्षेत्रों तक भारत की वस्तुओं को पहुंचाया जा सके। एक उद्देश्य ये था कि भारत में दूरस्थ क्षेत्रों में कच्चे माल की प्राप्ति हो सके, तैयार माल, कच्चा माल। एक उद्देश्य था कि जो भारत में जो ब्रिटिश पूंजीपति हैं उनको सुरक्षित और निवेश के प्रदान की गारंटी देना, क्योंकि निवेश तब आता है सर जब आपके यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है। ठीक, आप अपने क्षेत्र को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को, अपने घर को, अपने मकान को आप मजबूत कर लीजिएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लीजिएगा, अच्छा कर लीजिएगा, आप पाएंगे आपके यहाँ पर निवेश आना स्टार्ट हो जाएगा। लोग आकर्षित होंगे आपके देश की तरफ, राष्ट्र की तरफ। अगर आपको स्वयं व्यक्तिगत को पूछ ले, अगर आपने स्वयं अपनी बॉडी को मेंटेन कर लिया
तो ये ध्यान में रहेगा, आप जब अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेंगे तो कई लोगों का इंट्रैक्शन आपकी बॉडी की तरफ होगा। मैं यहाँ पर यूनिवर्स शब्द को बोल रहा हूँ, कोई मेल फमेल को मैं इंडिकेटर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। लोग देखते हैं सर जिसकी सॉलिड बॉडी होती है, वैसे ही है इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सर बॉडी का। ब्रिटेन स्थित जो लोहा और इस्पात उद्योग के लिए आप देखोगे भारत एक बाजार को बनाना था, भारत के दूरदराज क्षेत्रों में सैनिकों को शीघ्रता से पहुंचाना था, ये भी इनका एक उद्देश्य रखा गया, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। प्रभाव की अगर हम बात कर लें तो आप देखोगे ग्रह व्यय की राशि में वृद्धि होने के कारण इसने भारतीय राजकोष पर विपरीत प्रभाव डाला। दूसरा, रेलवे सामग्री सीधे ब्रिटेन से आयातित होती थी और होने के कारण यह औद्योगिकरण को प्रोत्साहन नहीं दे सका, बल्कि इसने कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल के आयात को प्रोत्साहन देकर हस्तशिल्प उद्योग को पतन तक पहुंचा दिया था। अर्थात भारत में औद्योगिकरण की नीति को प्रोत्साहन दे दिया, मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को इन्होंने बढ़ावा दिया। इसने भारत से अनाज के निर्यात को प्रोत्साहन देकर के अकाल को बढ़ाने का प्रयास किया, जो मैंने आपको पहले भी चर्चा का विषय बना दिया है। अकाल शब्द, अकाल महोदय दो तरीके से होता है, एक होता है नेचुरल, ठीक है, एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड। दोनों तरीके से था, लेकिन इस समय का भी दोनों तरीके से था। इसमें मैन मेड ज़्यादा था और नेचुरल कम था। आप देखोगे इसका कारण ये हुआ कि भू राजस्व की रकम में अधिक निर्धारित होने के कारण किसानों की क्रय जो शक्ति थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। और जब आपकी क्रय शक्ति कम होगी, जिससे उनकी ज़रूरत के समय में अनाजों को खरीद करके नहीं रखा सकते थे। व्यावसायिक फसलों की खेती के कारण मोटे अनाजों के उत्पादन में गिरावट आई, जो गरीबों का आहार था, क्योंकि आपने तो नकदी फसली को पाल दिया, आपने तो व्यावसायिक एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन कर दिया। कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ता चला गया, क्योंकि यहाँ से जो इंडस्ट्री थी वो तो आप देखोगे समाप्त हो गई थी, और जब इंडस्ट्री समाप्त हो गई तो उनका पलायन किधर हुआ, एग्रीकल्चर की तरफ हुआ, ठीक है। रेलवे ने मोटे अनाजों की जगह व्यावसायिक फसलों की खेती को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि रेलवे के माध्यम से निर्यात की जाने वाली फसलों का संग्रह करना आसान हो गया, जिसके चलते भारत में अनाजों की कमी के समय में भी ब्रिटिश के द्वारा भारत से बाहर लगातार अनाजों का निर्यात किया जाता रहा था। कई ऐसे गवर्नर जनरल रहे हैं, कई ऐसी कहानियां हैं जो बताती हैं कि अकाल के समय में भी हमने ब्रिटेन की कंपनी को अधिक से अधिक राजस्व दिया है। अरे भाई, आपने अधिक से अधिक राजस्व नहीं दिया, बल्कि आपने भारत के लोगों का खून चूसा है सर। धन की निकासी, जो मैंने आपको बता दिया, धन की निकासी को लेकर के एक ट्रायंगल बनता है सर। क्या बनता है, शायद मैं देखता हूँ इसमें ट्रायंगल हमारी टीम ने बनाया, नहीं बनाया। देखिए ट्रायंगल क्या बनता है सर। धन की निकासी का ट्रायंगल ये है, आप ऐसे समझें, ये है सर ब्रिटेन, ओके, ये है सर इंडिया, ओके, ये है सर चाइना, ओके। अब इनको क्या करना था, यहाँ से पैसा लेना था और भारत में लगाना था मनी। यहाँ की पार्लियामेंट से पैसा लिया, भारत में लगाया, यहाँ पर चाय का उत्पादन इन्होंने खूब किया। उसके बाद यहाँ से ये पैसा लगने के पश्चात इन्होंने अपनी जेब में डाला और यहाँ से अफीम खरीदा, क्योंकि चाइना में अफीम बहुत होता था और यहाँ से ये ऐसे ट्रायंगल बना दिया जाता था। यह ट्रायंगल था महोदय, जिसके चलते चीज़ें बड़ी ही खतरनाक होने लग रही थी, ठीक। और अफीम युद्ध आप पढ़ते ही हैं, 1932 का अफीम युद्ध कहाँ पर है सर, चाइना में। तो धन की निकासी इस तरीके से हुई, जो पैसा ब्रिटेन की पार्लियामेंट से अंग्रेजों ने लिया
भारतीय अंग्रेजों ने लिया, भारतीय शासन सत्ता ने लिया, वो पैसा उन्होंने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लगाया, अपने अनुकूल लगाया, ना कि भारतवासियों को ध्यान में रख करके उन्होंने उस पैसे का एक्सपेंडिचर किया। मुझे लगता है कि चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इन सब के अलावा धन की निकासी के सिद्धांत को उजागर करने में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया दो व्यक्ति थे। मैं बार बार कहता हूँ, एक थे दादा भाई नरोजी नाम था इनका। इन्होंने एक किताब लिखी थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी, इनकी किताब थी पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूरल इन इंडिया, ये इनकी किताब थी, ठीक, जो इन्होंने लिखी थी। इसमें भारत से धन के गमन के सिद्धांत की इन्होंने परिचर्चा करी। उसके साथ साथ आप देखोगे CR दास थे, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी किताब लिखी। क्या लिखी? हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, मतलब आप देखोगे पूंजी का इतिहास, इन्होंने किताब लिखी। और भी कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में चर्चा करी और सबका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया कि सर भारत देश के अंदर क्या हो रहा है, भारत को कैसे वहाँ के तत्कालीन सरकार के द्वारा लूटा जा रहा है। इन्होंने कई तरीके से इस बात को उजागर करने का प्रयास किया सर। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। उसके पश्चात आप देखोगे धन की निकासी पर डाल लेते हैं नज़र, जो कि मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब इस पर देख लेते हैं क्या है। धन की निकासी के स्वरूप में प्रकृति और परिवर्तन की बात कर लें तो कंपनी ने निरंतर राजस्व खाते से प्राप्त रकम का व्यावसायिक आप देखोगे व्यापारिक खाते में उपयोग किया, और यह तिथि आप देखोगे यह तिथि 1813 ईस्वी तक बनी रही। फिर 1813 के चार्टर एक्ट आधार पर कंपनी के राजस्व खाते एवं व्यापारिक खाते दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया, क्योंकि वो तो पैसा निकाल रहे थे राजस्व खाते से और अपनी जेबें पूरी कर रहे थे, अब वहाँ से अलग अलग हो गए। अंततः 1813 के बाद धन की निकासी को अप्रतिफल मतलब आप देखोगे लाभ मतलब अनरिक्वेंट प्रॉफिट का रूप ले लिया गया, और इस चरण में अपना व्यापारिक अधिकार खोने के बाद कंपनी के समक्ष अपने शेयरधारकों को मुनाफा देने की समस्या उपस्थित हुई। कंपनी ने इस समस्या के माध्यम या इस समस्या के समाधान के लिए कृषि उत्पादकों को निर्यात विशेष रूप से आप देखोगे चीन में अफीम को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। जब चीन में अफीम के व्यापार को रोकने की कोशिश की गई तो ब्रिटेन व चीन के मध्य अफीम युद्ध लड़ा गया, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है, ठीक है। फिर आता है सर सामाजिक क्षेत्र में, जिसको बोलते हैं सोशल रिफॉर्म। देखिए सर, यहाँ पर भी सोशल रिफॉर्म अब ये ऐसी स्थिति है कि अब ये राजनीतिक सत्ता के रूप में तब्दील होने वाली है। अब कंपनी नहीं भारत में शासन करना चाहती है। क्या करना चाहती है? भारत में शासन करना चाहती है। उसी शासन के आधार को जानना है सर। इस काल में अंग्रेजों ने सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से सुधार एवं परिवर्तन पर बल दिया। कई ऐसे कदम उठाए सर। कौन कौन से कदम थे? आप देखोगे सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती क्या होता है सर? सती का मतलब यह होता है कि सर यदि एक युगल है A और एक युगल है B, इन दोनों के वैवाहिक संबंध हैं सर, इनका विवाह हो गया है, कोई सा भी इसमें पुरुष हो सकता है, चलिए हम B को पुरुष मान लेते हैं और A को फीमेल मान लेते हैं, इसको मेल मान लेते हैं, ठीक। इनका वैवाहिक संबंध है। ऐसी स्थिति में B क्या है, कहीं मान लीजिए फोर्स में है या फार्मर है या कोई अदर एक्टिविटीज़ वो करता है,
आपातकालीन इसकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए, ऐसे में और इसकी डेड बॉडी ना मिले, कहाँ गई, ठीक है, ये मुसीबत। लेकिन डेड बॉडी मिल जाए तो जो ए है, इसकी जो पत्नी है, अब उसको क्या करना पड़ेगा, इस डेड बॉडी के ऊपर, ये जो डेड बॉडी है इसके ऊपर, इसकी चिता के ऊपर बैठ कर के इसको स्वयं को ही आत्मदाह करना पड़ेगा। इसको सती कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बड़ी कटुता थी इसमें। एक समय में अगर हो तो ठीक है कि सर ठीक है आपकी आयु अब 70 साल हो गई है, आप एक महिला हैं, ठीक है, मैं उसको थोड़ा बहुत उस समय के तत्कालीन, आज मैं बिल्कुल सपोर्टेड नहीं हूँ, लेकिन अगर उस समय प्राचीन काल में अगर हो तो सर ठीक है, चलो 70 में तो ठीक है, उसने पूरा जीवन देखा है, ठीक है सर, अब बिल्कुल शरीर है कि जाने लगे, ठीक है। लेकिन ये कहाँ तक न्याय साबित होगा, ज़रा आप मुझे बताइए कि उस समय जो महिलाओं से विवाह होते थे उनकी आयु 12 वर्ष होती थी और पुरुष की आयु 30 वर्ष 35 वर्ष होती थी। आप कैसे इस बात को, क्योंकि जब वैवाहिक संबंध हो रहे हैं तो ये स्थिति है, फिर भी जो पुरुष होता था उसकी आयु ठीक ठाक ही ज़्यादा होती थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा, राजा मान लीजिए इतना है, मैं नॉर्मल पीपल्स का नाम लूँ तो सर 20 साल या 19 साल आप कह सकते हैं, भाई ऐसा तो नहीं है ना तुरंत ही कर दो। लेकिन यहाँ पर 12 साल की वो बच्ची, अब अभी वो आप देखोगे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए मैच्योर नहीं है, अभी उसका गर्भनाल नहीं खुला है, वो माँ का सुख नहीं झेल सकती है, तो मतलब उसका शोषण, उसको उपभोग की वस्तु आप बना रहे हैं। और यदि बाय द वे किसी, मान लीजिए आगे चल के इसकी उम्र हो 20 साल और ये जो ढूंढ था ये आगे हो गया 40 साल का, अब ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं अब इसकी डेथ हो जाए, अब तो इसको कहीं ना कहीं यौवन अवस्था आई है और अब तो इसको कहीं ना कहीं ये इसकी बॉडी मैच्योर हुई है, अब ये मातृत्व सुख भोग सकती है, लेकिन सर इतने में ही ये रुड़क लिया। तो क्या इसका कहाँ तक नैतिक है कि ये महिला जिसकी आयु 20 वर्ष है या फिर 12-13 वर्ष है, 14 वर्ष है, कि ये इसकी चिता पर बैठ करके सती हो जाए? ये बहुत गलत, ये बहुत गलत, ठीक। तो इसका उन्मूलन करने के लिए आप देखोगे वर्ष 1829 और 30 में विलियम बेंटिंग के समय, किसके समय, विलियम बेंटिंग के समय आप देखोगे सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। इट्स क्लियर या नो? हालांकि भारत में ये फिर भी हमें दिखाई दिया आज़ादी के पश्चात वर्ष 1900 लगभग 57-58 का एक केस है, राजस्थान में एक केस ऐसा ही आया था जहां पर आप देखोगे ये सती व्यवस्था देखने के लिए आपको मिली थी और बहुत भयावह स्थिति थी। फिर सरकार ने प्रभावित होकर के फिर से इसको और कड़ा विरोध किया और कानून बनाए, ठीक है। तो ये सती प्रथा का उन्मूलन किया। 1831 से 44 के मध्य शिशुवध गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मतलब कि ऐसा समाज था कि मान लीजिए ये ए है और ये बी है, दोनों में वैवाहिक संबंध है, मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है, इनके मान लीजिए क्या हो गया, कोई लड़की पैदा होगी मान लीजिए सी नाम की, तो समाज में इनका स्टेटस, इसके पिता का स्टेटस जो होता था वो जो स्टेटस है वो नीचा हो जाएगा, उसको कहेंगे लड़की पैदा हुई। तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो कन्याओं को क्या था, उसके भ्रूण में ही मार दिया जाता था। कहाँ मार दिया जाता था? भ्रूण में ही मार दिया जाता था। और ये तो बहुत लंबे समय तक चला, अब तो खैर नहीं होता है, लेकिन एक समय तक बहुत ये आप देखोगे भारत में देखने के लिए, मैंने स्वयं इस चीज़ को देखा है कि चलो अबॉर्शन करवा दो, चलो इसकी सफाई करवा, चलो ये करवा दो, चलो इसको गिरा दो बच्चे को, चलो ये कर दो, देखते हो कि नहीं। तो इसको शिशुवध आप देखोगे, जब कन्याओं को ज़्यादा मारा जाता था तो उसको रोक लगाया गया 1831 से 44 के मध्य। वर्ष 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। मतलब आप देखोगे भारत में दासों को बेचा जाता था, जो दास थे उनको बाजार लगता था। सर ये मार्केट में क्या थे, दास बिकते थे। जितना मोटा अट्टा गट्टा दास होगा उसकी कीमत उतनी होगी। मतलब दास बोले तो उस समय एनिमल्स के भांति था। दास मतलब व्यक्ति था और एनिमल्स की भांति वो जीवन व्यतीत कर रहा था। तो ये चीज़ें थी, तो उसको रोका गया। पुरुष के बाद था 1856 में विधवा पुनर्विवाह उन्मूलन लाया गया। और इससे क्या था कि जो भी महिला जिनकी आयु 12 साल है, जिसकी आयु आप देखोगे 12 साल है, जो आयु 20 साल है, आप उसको सती कर रहे हैं,
जो सती प्रथा हमने अंत कर दिया। अब जो सती होने से बची हैं, जो अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हैं और उनको लगता है हमें पुनः विवाह करना है, हमें जीवन साथी अपना चुनना है, तो उनको पुनः विवाह करने का अधिकार 1856 के बाद भारत में दे दिया गया। ये ब्रिटिश शासन सत्ता के समय कानून एक ऐसे विधान बनाए गए। भारतीय लोगों को ये बात पसंद आई। कुछ ने इसका विरोध किया जो रूढ़िवादी मानसिकता के थे। उनको लग रहा था कि ये तो हमारे धर्म का उल्लंघन है, ये तो हमारे धर्म से खिलवाड़ हो रहा है। परंतु ये चीज़ आई सपोर्टेड, बेस्ट चीज़ थी। आपको किसी का जीवन छीनने का अधिकार नहीं है। हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जीने का अधिकार है। ये भारतीय संविधान स्वयं इस बात को, आर्टिकल आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स भाग 3 इस बात को स्वयं करता है। उसके साथ साथ आप देखोगे सांस्कृतिक चरण की अगर हम बात कर लें, हालांकि आप देखोगे भारतवासियों ने भी इसमें काम किया, परंतु ये ब्रिटिश ने जो किया उसकी बात हम कर रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देने का प्रयास किया महोदय, क्योंकि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी विलियम बेंटिंग ने वर्ष 1835 में मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अधोगामी निष्पंदन सिद्धांत को स्वीकार किया। इन्होंने कहा कि ऊपर के हम ऐसे 10 व्यक्तियों को एजुकेशन देते हैं, ये कुछ व्यक्ति हैं, इनको हमें क्या करना है, एजुकेशन करना है इन व्यक्तियों को, ठीक। और ये व्यक्ति नीचे के इस संपूर्ण समुदाय को, इस संपूर्ण समाज को क्या करेंगे, इस संपूर्ण समाज को शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए हमने 10 व्यक्तियों को शिक्षित करने का प्रयास किया और उनमें से हर एक व्यक्ति 20 व्यक्तियों को करेगा, तो 2000 व्यक्ति हमारी शिक्षा से आप देखोगे फलीभूत हो जाएंगे। उनका ये उद्देश्य था, लेकिन ये फेल रहा। जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत की जनसंख्या अशिक्षिता की बात कर लें तो आप देखोगे महिलाओं का तो बहुत ही कम रेशियो था, लेकिन उस समय 95% भी भारत के लोग आप देखोगे अशिक्षित थे। जब भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में, समझ पा रहे हैं कि नहीं। खैर, प्राच्य पश्चात्य विवाद और उसके साथ साथ शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, ये एक मुद्दा बनकर के सामने आया। अंग्रेज थे, उन्होंने तो भारतीय संस्कृति और शिक्षा को तो निम्न बता दिया और अपनी शिक्षा को उच्च बता करके उन्होंने भारत में विष और जहर घोलने का काम कर दिया, ठीक। क्योंकि ये था कि माध्यम क्या हो, आप हिंदी रखेंगे, अरबी रखेंगे, फारसी रखेंगे, या आप इंग्लिश रखेंगे। क्योंकि भारत तो वो देश है सर जहाँ पर 19,500 भाषाएं बोली जाती हों, कदम कदम पर वाणी बदले सो कोश पर पानी बदले, वो वाली बात को फॉलो करता हो। इतनी डाइवर्सिटी, दुनिया के सारे धर्म भारत में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा बोला जाता हो और रहते हैं सर। तो क्या आप उसकी बात करेंगे? वर्ष 1834 में गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति की गई और फिर उसके बंगाल लोक शिक्षक समिति का अध्यक्ष बनाया गया। किसको? मैकाले को। इसमें पश्चातवादियों का पड़ाला भारी हो गया और जिसके चलते 2 फरवरी 1835 को मैकाले की शिक्षा नीति जारी कर दी गई, जो अंग्रेजी में थी। विलियम बेंटिंग ने 7 मार्च 1935 को जारी किए गए अनुदेश के आधार पर मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार्यता प्रदान कर दी और जिसके चलते इस प्रस्ताव में भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अधोगामी निष्पंदन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। और अधोगामी निष्पंदन के सिद्धांत में आप देखोगे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के अनुसार पहले भारतीयों को एक छोटा सा समूह अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करेगा। उसके पश्चात में भारतीय भाषाओं के माध्यम से यह ज्ञान अन्य लोगों को तक प्रसारित हुआ जाएगा। क्या ये बात सही थी? इनका तो दृष्टिकोण ठीक था, परंतु वास्तविक जीवन पे, वास्तविक स्तर पर ही ऐसा नहीं हो सका। इट्स क्लियर या नो? इसके उद्देश्य की अगर बात कर ले जाए, इसका उद्देश्य था कि
एक ऐसे मध्य वर्ग व्यक्ति को हम तैयार करेंगे, एक मध्य वर्ग को हमें तैयार करना है, एक ऐसा मध्य वर्ग जो खास तौर पर ब्रिटेन की वस्तुओं की डिमांड जनरेट करेगा, ब्रिटिशर्स के बाजार को प्रमोट करने का प्रयास करेगा, जो खास तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था में और उसके संचालन के लिए एक घनिष्ठ पदों पर भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन देना होगा और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहन करने का प्रयास करना होगा। इसके कई प्रभाव मिलते हैं सर। पहला आता है कि सकारात्मक प्रभाव क्या है, दूसरा आता है कि सर इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है। सकारात्मक प्रभावों में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को एक छोटा सा वर्ग अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव में आया और इस वर्ग ने आधुनिक राष्ट्रवादी चेतना को बल प्रदान कर दिया, क्योंकि ये वही वर्ग था जिसने अंग्रेजी भाषा को सीखा, जिसने अंग्रेजी के माध्यम से अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनको समझ के भारतीय लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया। दैट्स इट। इसी के माध्यम से भारत ने वर्ष 1990 के दशक में उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया। ये अंग्रेजी ना होती तो भारत शायद उस क्षेत्र में आगे ना बढ़ता। नकारात्मक प्रभाव बहुत हैं इसके। कहा जाता है कि जन शिक्षा थी, ये कहां से जन शिक्षा थी, इसने तो जन शिक्षा को प्रभावित कर दिया, दुष्प्रभावित कर दिया। अंततः साक्षरता दर आप देखोगे बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई। मैंने बताया तो जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय आप देखोगे भारत की जो जनसंख्या पढ़ी लिखी थी 95% थी, 95% थी। 5 पढ़ी लिखी नहीं थी, 5% लोग ही थे ऐसे जो आप देखोगे पढ़े लिखे थे। इंडिया और भारत के बीच में विभाजन होता चला गया और मौलिक सोच को प्रोत्साहन नहीं मिला, चूंकि भारत में एक कॉपी पढ़ाई जाती थी, भारत में कॉपी होती थी, लेकिन मौलिक सोच की उत्पत्ति और विकास जो होता था, नवाचार की जो भावनाएं पैदा होती थी, वो तो ब्रिटेन में होती थी। उसके बाद आता है उदारवाद और उपयोगितावाद। इसकी कुछ समानताएं रही। आप देखोगे दोनों ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के उपज के रूप में उभरे थे। एक वह वर्ग था जो ब्रिटेन को बढ़ावा देता था, एक वर्ग वह था जो इंडियन कल्चर को बढ़ावा देता था। और दोनों ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति की उपज थी। दोनों ने प्राच्यवादी विचारधारा के मुखर या फिर प्रबल आलोचक थे। उनका कहना था कि प्राच्यवादियों ने भारत की अनुचित प्रशंसा की थी। दोनों ने भारतीय अतीत और उसके साथ साथ संस्कृति पर हमला करते हुए भारत को अभ्यस्त, असभ्य और बर्बर कहीं ना कहीं भारतीय समाज की पतनशील दरार कर दिया। उन्होंने भारतीयों को सभ्य बनाने तथा विकास के मार्ग में लाने के लिए भारत को कठोर ब्रिटिश शासन के औचित्य का सिद्धांत को देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अगर भारत को विकसित करना है, भारत को आगे बढ़ाना है, भारत की संस्कृति को लेकर के आना है, तो भारत को अब ब्रिटिश की जो कठोर नीतियां हैं वो लागू करनी पड़ेंगी, और उनको लागू करके ही आप भारत को विकास की दर में आगे बढ़ा सकते हैं, उससे पहले नहीं। लेकिन इन सब के रहते हुए भी दोनों में अंतर आपको प्रतीत होगा ही होगा, दोनों में अंतर प्रतीत होगा। अंतर की अगर बात कर ली जाए तो उदारवादियों का मानना था कि यद्यपि भारत इस समय पतन के दौर से गुजर रहा है, वहीं अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से भारत के विकास के इस रास्ते पर ले जाने या जाया सकता है। भारत में इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व आप देखोगे लॉर्ड मैकाले और उसके साथ साथ आप देखोगे ट्रेवरनियर कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर जेरेमी बेंथम जैसे उपयोगितावादियों ने उदारवादियों के मत को नकारते हुए कहा कि भारतीय अपने आप प्रगति नहीं कर सकते, इसलिए भारत में ब्रिटिश सरकार को एक स्कूल मास्टर की तरह भूमिका निभानी चाहिए तथा विधि निर्माण के माध्यम से भारत में एक विकास को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। ये जेरेमी बेंथम की बात थी, और इसी बेंथम ने तो भारत में मैकाले पद्धति को आगे लेकर के आया। वहीं उदारवादियों का मानना था कि भारत
कि विकास के मार्ग पर बढ़ते हुए ऐसा एक समय आएगा जब भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उपयोगितावादियों ने इस मत को खारिज करते हुए कहा कि ब्रिटिश को अभी भी हमेशा भारतीयों की ओर से भारत के विकास के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि भारतीयों को स्वतंत्रता की नहीं बल्कि खुशी की जरूरत है, और जो कि एक प्रभावी सरकार ही प्रदान कर सकती है, अन्यथा भारत के लोग खुश नहीं रह सकते। ये उनका अपना मानना था। इन सब के साथ साथ उदारवादियों का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारतीयों को सभ्य बनाना होना चाहिए। अर्थात ये हुआ कि उन्होंने भारत को सभ्य बनाने के लिए मिशन की वकालत की थी, लेकिन उपयोगितावादियों ने इस मत को खारिज करते हुए क्या दिया कि भारतीयों के कभी भी सभ्य बनने की या बनाने की बात नहीं की। वो कहते थे इनको जरूरत नहीं। ये उपयोगितावादी थे, ये बैंथम के विचार थे। यहां पर सेशन तो ये वाला समाप्त हो जाता है सर, लेकिन क्लास समाप्त नहीं होगी। क्लास सर आगे बढ़ेगी और बढ़ेगा वित्त चरण। वही वित्त चरण जहां पर आपसे चर्चा वित्त चरण के स्तर पर 1858 और उसके पश्चात की बातें आपसे करी जाएंगी। मैं इसको आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, फिर उसके बाद में मैं क्लास को रोकूंगा। इसको डिस्कस कर लेते हैं, विस्तार से चर्चा इस वाले विषय पर कल करेंगे, परंतु मैं आपको इसका ओवरऑल एक व्यू तैयार कर देता हूं, ताकि आप अगर पढ़ के आएँ तो इसको एक बार देख के आएँ, ताकि आप पढ़ें और उन चीज़ों को पढ़ें तो आपके मन मस्तिष्क में ये चीज़ें आसानी से रहें। वित्त चरण स्टार्ट होता है 1858 और तथा उसके पश्चात का भारत। इस समय भारत में आप देखोगे जो शासन कर रहा औपनिवेशिक शासनकाल था, उसकी नीतियों में परिवर्तन आपको दिखाई देगा, क्योंकि भारतीय अध्ययन का मतलब ही है भारत में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना। यही तो आपका अध्ययन है। आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन को कैसे रेखांकित किया जा सकता है। और यदि आपने इस थिंकिंग क्रेचर के तहत जुंगाली पद्धति के अनुसार अगर आपने ये सारी चीजें डेवलप कर ली, तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं इतिहास में कोई आपको मात नहीं दे सकता। क्योंकि इस समय उद्देश्य बदल गया था। अंग्रेज चाह रहे थे कि भारत को ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए खोल दो। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया है, हमने रोड व्यवस्था बना दी, हमने रेलवे भारत में चला दिया, हमने डाक व्यवस्था, टेलीग्राम व्यवस्था, हमने सारी चीजें, बड़ी बड़ी कंपनी, फैक्ट्री आदि लगाने का प्रयास किया है। तो अब भारत के अंदर यूरोप का निवेश होना चाहिए, भारत में ब्रिटिश पूंजी का निवेश होना चाहिए, जो ब्रिटिशर्स चाहते भी थे। यूरोप के कई ऐसे देश थे, वहाँ के रहने वाले स्थानीय निवासी थे, वो चाहते थे कि हम भारत में जाएं और हम भी इनकी तरह समृद्ध बन जाएं और हमें भी लूटने का भारत को मौका मिले। हम भी भारत से कितना पैसा है, कितना सोना है, कितना चांदी है, कितना हीरा जवाहरात है, हम भी लूट करके लाएंगे। लोगों की इच्छाएं थी और वर्ष 1858 के पश्चात यही सब कुछ देखने के लिए मिला। यहां पर ब्रिटिश औपनिवेशवाद का एक दृष्टिकोण बदल गया, क्योंकि वर्ष 1857 में एक क्रांति घटित हुई थी जो पूर्ण रूप से उसने साबित कर दिया था कि भारत में अंग्रेज कितने दिन तक शासन कर सकते हैं। अगर भारत में राजनीतिक एकता अगर हो जाती तो मुझे लगता है कि 1900 लगते लगते भारत देश आज़ाद हो जाता। अठारह के बाद क्योंकि इनकी नीतियां बदल गई और इनका मुख्य उद्देश्य रहा कि 1857 जैसी महाविद्रोह जैसी कोई घटना पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी कोई घटना फिर से जीवित ना हो, इस बात को ध्यान में रखना। शासन अब बड़े अच्छे से चलाना होगा, शासन बड़े अच्छे से करना होगा। इनको लगे भी नहीं कि ये हमारा शोषण और दोहन कर रहे हैं और फिर भी हम इनका शोषण और दोहन करेंगे, परंतु बड़े अच्छे से नीतियों में परिवर्तित करना होगा। इन्होंने राजनीतिक नीति में परिवर्तन किया। जहां पहले ये विस्तारवादी नीति को अपना रहे थे, अब इन्होंने विस्तारवादी नीति का परित्याग कर दिया और इसके बदले में अप्रत्यक्ष प्रसारवादी बल नीति पर बल दे दिया गया। जहां ये कुशासन के आधार पर राज्यों का विलय कर रहे थे, अब इन्होंने कहा हम विलय नहीं करेंगे, हम विलय नहीं करेंगे। इन्होंने कई ऐसे शासन बदले। आप देखोगे इन्होंने एक पद था गवर्नर का पद, ये जो गवर्नर जनरल का पद था अब इसको समाप्त करके इसको वायसराय बना दिया।
लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बना करके भेज दिया। और पहले शासन जो कर रही थी वो कंपनी कर रही थी, अब कंपनी नहीं, अब स्वयं आप देखोगे ब्रिटिश की जो संसद थी वो आप देखोगे स्वयं शासन करेगी, ब्रिटेन की संसद स्वयं शासन करेगी। अब महारानी विक्टोरिया को स्वयं भेज दिया गया कि जाओ और भारत पर शासन करो, और एक नया पद बना दिया गया जिसको बोलते हैं सचिव का पद। इसमें टोटल 15 सदस्य थे। इस 15 सदस्य में जो अध्यक्ष था वो भारतीय होता था, लेकिन क्या करता, मर्तना तो क्या करता, 14 सदस्य जो थे ये अंग्रेज थे, जो ये कहेंगे वो ये करेगा। ये सारी चीज़ें थीं, लेकिन भारतीयों को इन्होंने थोड़ा सा ठंडा कर दिया, कूल कर दिया कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम जो नीतियां लेकर के आ रहे हैं आपके लिए ही तो है, आपके लिए ही तो सारी चीज़ें हैं। और ये भी सत्य है, जब से भारत में ब्रिटेन की पार्लियामेंट और संसद का शासनकाल बढ़ा तब से भारत में लूट कम और आंदोलन चाहते हुए, क्योंकि लोगों को स्वतंत्रताएं मिली, लोगों को अब आंदोलन करने के मौके मिले, अब लोगों को ऑप्शंस दे दिए गए, क्योंकि वो सारे के सारे कानून भारत में लागू हो रहे थे जो ब्रिटेन में हो रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन में ही तो वो संसद काम कर रही थी जो भारत में करेगी। तो विस्तारवादी नीति का इन्होंने परित्याग कर दिया। इनके साथ साथ प्रशासनिक नीति की अगर हम बात कर लें, इन्होंने प्रशासनिक नीति में भी परिवर्तन किए। प्रशासनिक व्यवस्था में इस प्रकार के सुधार लाने पर बल दिया गया कि 1857 जैसे महाविद्रोह की घटना को पुनर्विदित नहीं किया जा सके। जो मैंने अभी आपको बताया, वायसराय का पद कैसे बदला, गवर्नर जनरल की जगह वायसराय आ गया, एक सचिव का पद बनाया, कंपनी से शासन छीन करके इन्होंने कैसे सत्ता ले ली अपने हाथ में, विक्टोरिया को यहाँ का शासन महागायत्री बना करके भेज दिया गया। आर्थिक क्षेत्र में होम चार्जेस के रूप में भारत से बड़े पैमाने पर धन की निकासी और देशी उद्योगपतियों के कहीं ना कहीं प्रयासों को आधुनिक उद्योगों में विकसित करने का प्रयास किया गया। अब भारत में टिस्को जैसी कंपनियां आपको दिखेंगी, अब भारत में आपको टाटा जैसी कंपनियां दिखाई देंगी, अब उनको काम करने का मौका मिलेगा। 1900 के आसपास आते आते ये कुछ फलीभूत होती चली जाएंगी। अब डायरेक्टली आप देखोगे, क्योंकि कंपनी का शासन नहीं, अब संसद का शासन है, और संसद नहीं चाहेगी कि ब्रिटेन में जनता जैसी रहे, भारत में जनता कैसी रहे। उसके साथ साथ सामाजिक नीति, 1857 के महाविद्रोह के भयभीत होकर के सामाजिक क्षेत्र में अहस्येप की नीति को अपना लिया गया। अब उन्होंने कहा हम ट्राइब्स वाले क्षेत्र में, जनजातियों में नहीं जाएंगे। अब उनसे हम नहीं कहेंगे कि सर जमींदारी उन्मूलन हो गया है, रेतवाड़ी मालवाड़ी व्यवस्था बन गई है, कि आप तो झूम खेती करते हो क्यों, क्योंकि इन्होंने जनजातियों के ट्राइब्स के कल्चर पर अधिकार पर आधिपत्य कर दिया। इन्होंने कहा आप तो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, आप तो यहाँ पर झुंड की पूजा करते हैं, अरे बड़े पिछड़े लोग हैं ये। लेकिन वो लोग पिछड़े नहीं, वो लोग अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को मान रहे हैं, आप ही उनसे छीन रहे हैं। आप कहते हैं कि आप तो महोदय व्यापार करते हैं, वो अफीम का व्यापार करते थे, वो देशी शराब का व्यापार करते थे, उनके वो सब बंद करके उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजी कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने कई ऐसे मुद्दे बना लिए, वो नग्न अवस्था में रह रहे हैं, जो उनकी संस्कृति कल्चर उनको कपड़े पहना रहे हैं, जहाँ पर वो सदियों से 4-5 सदी वहाँ पर गुजर गई, उनके बाप के बाप उसी में कहीं ना कहीं शहीद हो गए, उसी भूमि में कहीं ना कहीं मिट गए। उस भूमि को आप ले रहे हैं, जिस पेड़ की पूजा वो 500 सालों से वो परंपरा चली आ रही है वो कर रहे हैं, उस पेड़ को आप काट रहे हैं। तो वहाँ पर तो सर आप देखोगे जनजातियों को गुस्सा आएगा ही आएगा। आप भारत के शूद्रों से अछूतों से जो छुआछूत के शिकार थे उनसे कह रहे हैं कि इस धर्म को छोड़ो, आप इस्लाम धर्म अपना लो, इस धर्म को छोड़ो आप कृष्ण धर्म अपना लो, आप इस धर्म को छोड़ो यहूदी बन जाओ। क्या आपको बर्दाश्त किया जाएगा? तो आपके प्रति आंदोलन और विद्रोह जैसी मन मास्तिक स्थिति से भारत के लोग तो युद्ध करेंगे ही करेंगे। और यही सब कुछ प्रभाव आपको 1857 की क्रांति में शोरी देखने के लिए मिला। अब मौके मिल रहे थे भारत के लोगों को। उसके पश्चात आप देखोगे सांस्कृतिक नीति में, क्योंकि आरंभ में ब्रिटिश के द्वारा नस्लवादी विभाजन पर बल दिया गया और फिर बाद में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दे दिया गया। सांप्रदायिक विभाजन क्या मतलब, आप देखोगे संप्रदाय के आधार पर उन्होंने इस चीज को तोड़ने का प्रयास किया। भारत में आप देखोगे 2 चरणों में भारत को बांट दिया, एक तरफ हिंदू कर दिए तो एक तरफ मुस्लिम कर दिए।
और हरिलाल जैसा मुद्दा यहां पर आ गया, हरिलाल जैसा मुद्दा यहां पर आ गया। और ये आपको संप्रदाय आगे मिलेगा, ये संप्रदाय आपको आगे मिलेगा, आपको ये 1909 में मिलेगा देखने के लिए। 1900 क्योंकि 6 में आप देखोगे मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, और 1909 में ये पूर्ण रूप से इसको अधिकार मिल जाते हैं। ये सारे विषय मैं आपसे विस्तार से डिटेल में आपसे आगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मन लगा के पढ़ते रहिएगा। गुड ब्लेस यू। बाय।